अभी मैं बाहर आ गया हूँ। ये मैं फ़तेह के सेंटर में हूँ जहाँ पे ब्लू मॉस्क है और जहाँ पे हाया सोफिया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो एक क्विक सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अभी मैं बैठा हुआ हूँ ओरली के एयरपोर्ट के ऊपर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये पेरिस का एयरपोर्ट है और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है टर्की की। तो मैंने बेसिकली वीडियो शूट करनी थी, घर से स्टार्ट करनी थी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे एक तो शॉपिंग करते हुए बहुत टाइम लग गया। उसके बाद अपना जो पैकिंग वगैरह थी उसमें बहुत टाइम लग गया। रात को मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी सी शॉर्ट सी वीडियो शूट कर देता हूँ और उसके बाद से फिर अपना जो है वो व्लॉग वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं ओरली के एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम जा रहे हैं इस्तांबुल और इस्तांबुल के आगे से हम अपने फिर जो नेक्स्ट व्लॉग है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने वेटिंग रूम के अंदर आ चुका हूँ और मेरी फ़्लाइट के अंदर अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये रूम। तो बेसिकली जो चेकिंग का प्रोसेस था वो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा। चेकिंग बेसिकली मैंने ऑनलाइन ही कर ली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं गया काउंटर के ऊपर और उन्होंने वीज़ा वगैरह देखा और वो काफ़ी मतलब एक या 2 मिनट लगे होंगे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे वो टिकट के साथ आगे भेज दिया। आगे जब मैं आया वो अपना सिक्योरिटी चेक के ऊपर जहाँ पे वो बैग वगैरह का सारा स्कैन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था कि आपके बैग के अंदर आपकी कोई भी कीज़, कोई भी मोबाइल, कोई भी लिक्विड या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे बैग के अंदर ये तीनों चारों चीज़ें मौजूद थी। अब सीन ये था कि मैंने जो अपना बैग पैक किया हुआ था ना, मैंने ये सारी नीचे डाल के रखी हुई थी, ऊपर कपड़े और पता नहीं क्या। मुझे बस मैंने जैसे बताया मुझे नींद आई हुई थी, रात को 2 घंटे में सोया हूँ और बहुत जल्दी में मैंने अपना बैग पैक किया। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं मतलब वो चीज़ें, मुझे पता था कि ये चीज़ें बेसिकली बैग के अंदर बंदा नहीं डाल सकता, लेकिन है मैंने कर दी हुई थी। और वो मेरे बैग के अंदर काफ़ी नीचे पड़ी हुई थी जहाँ से मेरा बिल्कुल मूड नहीं था निकालने का। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है जाने दो, अब ये खुद ही निकालेंगे जहाँ से निकालेंगे। तो ये सीन हुआ है। मैंने फिर वो बैग को जाने दिया। मोबाइल मेरा उसके अंदर दूसरा पड़ा हुआ था, मैंने निकाल लिया था दूसरा बैग। दूसरा मोबाइल वो मेरे पास ही था और उन्होंने स्कैन किया है। ऑब्वियसली मुझे पहले भी पता ही था कि उन्होंने बैग दूसरी लाइन में कर दी है जहाँ पे उन्होंने बैग को चेक करना था, वहाँ पे उन्होंने किया आगे। खैर उसने मेरा बैग खोला। बैग मेरा काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ज़िपें वगैरह है और अंदर भी काफ़ी सारे वो बने हुए हैं। तो काफ़ी देर वो लगी रही है, लेकिन उसको मिला कुछ भी उसको नहीं मिल रहा था क्योंकि कपड़े वगैरह के अंदर मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो डाले हुए थे। फिर उसने मुझसे पूछा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और आपने कुछ बोल तो नहीं गए। फिर मैंने खुद ही उसे बताया कि मतलब मैंने एक पानी की बोतल बता दिया कि पानी की बोतल पड़ी हुई है एक, उसके अंदर एक चार्जर मैंने बता दिया, उसे चार्जर पड़ा हुआ है। वो 2-3 चीज़ें मैंने उसे बताई हैं और वो दो तीन चीज़ों के उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं उसके अंदर नहीं मिला। हालाँकि मेरे बैग के अंदर मेरी मशीनें पड़ी हुई थी, उसके अलावा मेरी रिंग्स पड़ी हुई थी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। लेकिन खैर ईज़ी सीन था, 5-10 मिनट उधर वेस्ट हुए, लेकिन कोई चक्कर नहीं। उसके बाद मैं आया हूँ पुलिस चेक के ऊपर। पुलिस चेक के बेसिकली वो अपने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा वगैरह आते हैं, वो दोबारा चेक करते हैं। वो भी ईज़ी सीन था, 2 मिनट लगे हैं वहाँ पे भी और मैं वहाँ से आगे आ गया हूँ। और ये है वेटिंग रूम, वो सामने मेरी फ़्लाइट लगी हुई है और ये इस तरह का कुछ ये वेटिंग रूम है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये मेरी लाइफ का पहला व्लॉग है, इससे पहले मैंने कभी भी व्लॉगिंग नहीं की हुई, तो रिज़ल्ट गंदा होगा, वॉइस भी इतनी कोई साफ़ नहीं होगी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, तो आप गुजारा करें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो ये सीन है। अभी मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से मुझे और 5 या 10 मिनट तक मैं जाऊँगा आगे, देखता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो उसके बाद हम आपको मिलते हैं टर्किश एयरपोर्ट के ऊपर। फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं टर्की के। ये जो एयरपोर्ट है ये इस्तांबुल का मेन एयरपोर्ट नहीं है, ये कुछ छोटा एयरपोर्ट है। और मुझे यहाँ से अब लगेंगे मेन सेंटर में जाते हुए, जहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट लगेंगे, मैं भी देख रहा था इंटरनेट के ऊपर। तो बड़ा चिल सीन था बाहर आने का, 2-3 मिनट लगे थे
पासपोर्ट चेक होने में। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ ज़रा इधर। तो ये यहाँ पे लोग अपने बैग्स वगैरह सारे कलेक्ट कर रहे थे। मेरे पास तो मेरा बैग था पहले से ही, तो इस वजह से मुझे खैर बैग का वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने अपना जो वाईफाई कनेक्ट किया हुआ था और वाईफाई कनेक्ट करके मैं देख रहा था आगे का। अभी देखता हूँ, हो सकता है यहाँ से सिम वगैरह लूँ और उसके बाद फिर अब मैं आपको मिलूँगा कल, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और मेरी 11 बजे तक की चेक इन है हॉस्टल के अंदर। तो अभी बस घर पहुंचते हैं, थोड़ा रेस्ट करता हूं और फिर आपको कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं रात को अपने हॉस्टल में आ गया था। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था हॉस्टल में आने में। ऑलमोस्ट मैं 1 बजे रात को आया था हॉस्टल में, और उसकी स्टोरी मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं नीचे ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। अंडे थे, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, अच्छा था। तो ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड था हॉस्टल के टोटल फ़ीस के अंदर। अभी मैं बाहर जाने लगा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको अपना हॉस्टल दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। सो ये है बेसिकली मेरा बेड जहाँ पे मैं रात को सोया हुआ था। ये एक सेकंड बेड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये थर्ड बेड है, यहाँ पे एक लड़की है। यहाँ पे आज मेरे ख्याल से मेरा दोस्त आ रहा है, शायद उसको ये बेड मिलेगा। और ये 2 और बेड हैं। सो बेसिकली हमने 6 बेड का ड्रॉम लिया हुआ था। ये है इसका शावर वगैरह के लिए वाशरूम। तो प्रिटी क्लीन ये हम होते हैं। तो काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्टल है। कोई ऐसी इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी है। हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क, वो सारी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। आपने इन्वेस्ट करना है और एक टाइम पीरियड है जो आपने स्टे करना होता है, और उसमें आप अपने दूसरे कंट्री जहाँ पर आप नेशनल हो आप वहाँ पर जा सकते हो, और वहाँ पर आपने स्टे करना है। वो भी आपको एक टाइम पीरियड देते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप रुक गए तो वो आपकी काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। जैसे आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया पाकिस्तान में या जहाँ पर भी आप नेशनल हैं, तो अगर आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया तो वो दोबारा से काउंटिंग शुरू और होगी। अभी इन्होंने प्राइसेस भी बढ़ाई हैं जो काफ़ी हमने। पहले बहुत सस्ते थे, हाँ, और अब ज़्यादा काफ़ी महंगा कर दिया। लेकिन जो अगर किसी को किसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसे एक दूसरा नेशनलिटी लेनी है तो वो कर। तो ये बॉय पाकिस्तान से ही हैं। मुझे हॉस्टल में मिले थे जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। वहाँ पे रिसेप्शन पे काम करते हैं। तो बहुत ही नाइस आदमी थे, चिल इंसान है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे इस्तांबुल के बारे में, और जो नेशनलिटीज़ वहाँ जहाँ पे आके लोग लेना चाहते हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे मुझे। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ। ये मैं फ़तेह के सेंटर में हूँ जहाँ पे ब्लू मॉस्क है और जहाँ पे हाया सोफिया है। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ें विज़िट करने से पहले मुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहले मैं जाके थोड़ी सी अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगा, क्योंकि कल मैंने 50 यूरोज़ चेंज करवाए थे और वो मैंने रिसेप्शन की फ़ीस वगैरह दी और बाकी शाम को जो खाना वगैरह खाया सारा कुछ। तो अभी मैं जाके मनी एक्सचेंज करवाता हूँ और उसके बाद एक सिम कार्ड लेनी है। ये बॉय तो बोल रहे थे कि मतलब ना लो, अपना सिम कार्ड ना लो, सिम कार्ड के बगैर ही ट्रैवल करो। काफ़ी महंगी पड़ रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 700 लिरास ले रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमने ज़्यादा सिटीज़ कवर करनी है और हॉस्टल का इंटरनेट वो तो हम हॉस्टल के अंदर जाएंगे तो मिलेगा, तो ज़रूरत पड़ती है काफ़ी। कल शाम को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की वजह से हवारी हुई थी। तो अभी जाता हूँ मैं और सिम कार्ड लेता हूँ। उसके बिल्कुल पास ही मुझे एक एक्सचेंज शॉप मिल गई है। आइडली जो टूरिस्टिक प्लेसेस होती हैं वहाँ से चेंज करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका रेट थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा मेरे ख्याल से। और वैसे भी मैं ज़्यादा दूर जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे 20 के बाद ब्लू मॉस्क ही विज़िट करनी है। करेंसी मैंने चेंज करवा लिया और अब सिर्फ एक काम रहता है सिम कार्ड। लेकिन सिम कार्ड लेने से पहले अभी आपको मेरे पीछे ब्लू मॉस्क नज़र आ रही होगी। मैं ब्लू मॉस्क के बिल्कुल पास में हूँ। सो प्लान ये है कि पहले चल के ब्लू मॉस्क को विज़िट करते हैं और उसके बाद घर जाने से पहले किसी जो सिम कार्ड का मेन स्टोर है उधर से जाके उसको ढूंढ के या फिर देख लेंगे। अगर यहाँ से वैसे घूमते हुए मिलता है तो वहाँ से सिम कार्ड लेके घर चला जाएंगे। वैसे भी अभी सिम कार्ड की इतनी कोई एमरजेंसी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे स्टे मैंने किया हुआ है
ये मैं बिल्कुल उसके पास ही सारा एरिया, ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया वगैरह सारा कुछ। तो और यहाँ पे जो सिम कार्ड की शॉप्स बनी हुई हैं वो लोकल शॉप्स हैं, छोटी शॉप्स हैं। और लास्ट टाइम हमने जो सिम कार्ड ली थी वो 3 दिन के बाद बंद हो गई थी। और अभी जो रेट्स चल रहे हैं 20 गीगा के वो है अराउंड 650 या 700 लीरास। तो मेरा दिल है कि किसी मेन स्टोर से लेते हैं जो एटलीस्ट 2 या 3 वीक या 1 मंथ जो उनकी टाइमिंग होती है वो उसमें चलते रहेंगे। ये मेरे पीछे आपको ब्लू मॉस्क का दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, मेन गेट यहाँ से एंट्रेंस होती है, जो कि उन्होंने बंद किया हुआ है बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए 2 मंथ के लिए। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन तब विज़िटर्स के लिए वो अंदर जा सकते थे, विज़िट कर सकते थे। और जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो जस्ट उन्होंने एरिया कवर किया हुआ था, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली बंद है 2 मंथ के लिए। लेकिन खैर मैं जल्दी से वैसे ही आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मॉस्क है इसको ब्लू मॉस्क, बेसिकली इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है सुल्तान अहमद मॉस्क, लेकिन इसको ब्लू मॉस्क कहते हैं बिकॉज़ इसके अंदर ऑलमोस्ट 20,000 ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं। इसको जो सुल्तान अहमद रूलर थे उन्होंने बनवाया था 1609 से 1613 में। और ये वो मॉस्क है जिसमें उन्होंने एक सोने का मीनार बनाने का बेसिकली आर्डर दिया था, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर था जो इस मॉस्क को बना रहा था उसे समझ आई कि मतलब उसे एक गलती मिस्टेक लगी, और उसे लगा कि सुल्तान ने जो ऑर्डर दिया है वो 6 मीनार बनाने का दिया है। उस 6 मीनार थे वो सिर्फ मक्का की मॉस्क के थे, जिसकी वजह से सुल्तान को काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने मक्का में एक और जो 7वां मीनार है वो बनाने का ऑर्डर दे दिया था। ये यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको ब्लू मॉस्क, और ब्लू मॉस्क के ये बिल्कुल साथ है रास्ता बाज़ार। सो ये जो नीचे है ये रास्ता बाज़ार है। और अगर इसकी दूसरी साइड पे हम देखें वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये टॉम्ब हैं जो मकबरे हैं इनके सुल्तानों के बने हुए हैं, और उस तरफ वो सामने हया सोफिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुल्तान के जो टॉम्ब बने हुए हैं सामने उस तरफ। मस्जिद के अंदर जाने का काफ़ी ज़्यादा दिल था, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कुछ किया नहीं जा सकता। टूरिस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है टूरिस्ट का। हया सोफिया के सामने भी सुबह लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी। तो ये ब्लू मॉस्क है, और ये इसके बिल्कुल साथ में ये वो कब्रें बनी हुई हैं जहाँ पे मैंने अभी जाना है। और ये सामने सारा पार्क है, और वो आपके सामने हया सोफिया नज़र आ रही होगी। ये वो सामने बेंच वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे आपको ये सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। ये मैं उसके सामने आ चुका हूँ जहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है, काफ़ी रश है लोगों का अंदर जाने के लिए, लोग वेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और काफ़ी सारे लोग अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। तो ये आप देखें ये सारे लोग यहाँ पे अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। ये इसके बिल्कुल साथ में टूर बस भी लगी हुई है, ये भी ली जा सकती है, लेकिन खैर अभी हम यहाँ पे जाते हैं और इसको विज़िट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये सुल्तान अहमद ख़ान का बेसिकली है, और उनके कब्र है, और उनके साथ जितने भी लोग हैं ये सारी जितनी भी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। सो राबिया सुल्तान है, सुल्तान मुराद, सुल्तान अहमद ख़ान, आइस सुल्तान। सो ये सारे नाम यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं जिनके अंदर कब्रें बनी हुई हैं, और ये ऊपर सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है।
तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है और रश की वजह से बेसिकली वो आपको अंदर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना देते। तो आप एक तरफ से बेसिकली एंटर होते हैं अपने जूते उतार के, राइट साइड से घूमते हुए आप दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं और सेंटर के अंदर वो सारी जितनी भी वो कब्रें वगैरह हैं और सारा कुछ वो बना हुआ है। और जो मेन बड़ी वाली थी वो सुल्तान अहमद की थी। यहाँ पे एक वो सामने बोर्ड लगा हुआ है सुल्तान अहमद मदरसे का, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आई थिंक ये जो पीछे है बिल्डिंग वो है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वालिटी वीडियो की मुझे पता है बड़ी फजूल होगी, वॉइस की भी फजूली होगी, लेकिन खैर गुजारा करें और आहिस्ता आहिस्ता जो व्लॉग्स की क्वालिटी है वो इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।